अब आ जाओ सेक्शन 66 पर, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कौन सी होती है? ये ऐसी स्टेट है कि जैसे जब एक बंदा, कंसेप्ट क्या कह रहा है कि एक बंदे ने इस तरीके से इतनी ब्रूटली रेप किया किसी वुमेन के साथ कि उसकी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट होगी, यानी कि वो पूरी उम्र के लिए बेड रिडन होगी। उसको उसको ऐसी उसकी हालत कर दी कि वो सारी उम्र के लिए बेड पर है, कोमा में चली गई। जैसे कि अरुणा रामचंद्र शॉनबॉग केस इस पे बड़ा फेमस रहा है। उसमें पैसिव यूथनाइजिया भी बाद में लीगलाइज किया था, एक्टिव नहीं। तो चलो इस कंसेप्ट को देखो कि इन द कोर्स ऑफ सच कमीशन इन्फ्लिक्ट्स एन इंजरी विच कॉजेज द डेथ ऑफ अ वुमन और कॉजेज द वुमन टू बी, मतलब कि रेप किया साथ में उसकी डेथ हो जाती है, इतना ब्रूटल ऐसी इंजरीज उसको दे दी, या फिर उसकी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में मिनिमम सजा 20 साल, मैक्सिमम लाइफ या डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी। सेक्शन 67 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ ही किया, लेकिन कब? हु इज लिविंग सेपरेटली वेदर अंडर अ डिक्री ऑफ सेपरेशन और अदरवाइज। सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन पर आ जाओ हिंदू मैरिज एक्ट के, कि डिक्री थी, ली थी या नहीं भी ली थी, तब भी उसने जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसकी मर्जी के बिना लड़की की, उसको कितनी सजा होगी? कम से कम 2 साल। मैरिटल रेप तो देखो नहीं है, लेकिन सेपरेशन के दौरान अगर रेप किया है तो वो रेप वैलिड है अंडर सेक्शन 67। मिनिमम सजा 2 साल, मैक्सिमम 7 साल। सेक्शन 68 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। बंदा अथॉरिटी में है तब उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, मतलब कैसी अथॉरिटी? पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप, यानी कि बॉस एम्प्लॉय, यानी कि बॉस एम्प्लॉय, या फिर टीचर स्टूडेंट, या फिर कह लो पब्लिक सर्वेंट ने किया, ठीक है, नहीं बड़े सर्वेंट ने छोटे रैंकिंग वाले के साथ कर दिया, ठीक है, पर्सन इन अथॉरिटी, या फिर सुपरिटेंडेंट और मैनेजर ऑफ अ जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी। थिंग इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। उसके बाद आ जाओ मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल और बीइंग ऑन स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब्यूजेस सच पोजीशन, ये इंग्रेडिएंट है कि वो पोजीशन में होना चाहिए, फिड्यूशरी या फिर फिड्यूशरी रिलेशनशिप में होना चाहिए, अथॉरिटी की पावर में होना चाहिए, थोड़ी ऐसी सिचुएशन में होना चाहिए जैसे मैंने पहले बता दिया, टीचर स्टूडेंट हो गया, बॉस एम्प्लॉय हो गया, अब्यूज करता है अपनी पोजीशन को, सड्यूस करता है ऐसे उस पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए लड़की को, आइदर इन हिज कस्टडी और अंडर हिज चार्ज और प्रेजेंट इन हिज प्रीमिसेस, इन तीनों में से कोई भी एक, और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। सच सेक्सुअल इंटरकोर्स चाहे रेप तो नहीं अमाउंट होता, लेकिन ठीक है, दोबारा से पढ़ लो। अब्यूज सच पोजीशन और फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू इंड्यूस सच वुमेन और टू सेड्यूस और इंड्यूस एनी वुमन आइदर इन हिज कस्टडी और चार्ज और प्रेजेंट इन प्रेमाइसेस टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम, सच इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप shall be punished with rigorous imprisonment, कम से कम सजा 5 साल, मैक्सिमम सजा 10 साल। एक्सप्लेनेशन पहली क्या कहती है? सेक्सुअल इंटरकोर्स समझाने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 सिंपल है, 3 ठीक है, 4 ठीक है, ये सिंपल है, ये कर लेना। सेक्शन 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मींस, धोखाधड़ी से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ये कैसे? हुएवर बाय डिसीटफुल मींस और बाय, हाँ ये सेक्शन 69 आ गया जिसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी से उठ रही थी, क्या है क्या नहीं है। ये न्यू सेक्शन है, नया अपराध है जो इस बार ऐड हुआ है। बाय मेकिंग अ प्रॉमिस टू मैरी अ वुमन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, रेप एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलरली टिपिकल वाला रेप नहीं है, इंटरकोर्स किया है व्हिच डजंट अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ रेप शैल बी पनिश्ड विद अ टर्म मे एक्सटेंड टू 10 years, 10 साल की मैक्सिमम सजा। अब ये है क्या? इसकी कहानी आज से नहीं काफी सालों से चल रही है, और हर 6 महीने बाद ये कानून चेंज होता था। जैसे कि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को वादा कर दिया कि मैं तेरे साथ शादी करवाऊंगा, लेकिन वो शादी करवाता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो शादी करवाता नहीं है, अब ये ऑफेंस में नहीं लायबल है, क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, होस्टाइल कंडीशंस हो गई, वो बात अलग है, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा आपको, मतलब उतना ही बढ़ाऊंगा ताकि आपके मार्क्स आ जाएं। अब देखो 2 सिचुएशन है, एक तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, दोनों ने तय कर रखा, लड़के ने वादा कर रखा कि यार तेरे से शादी करवानी है, लेकिन उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कल को ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन उन्होंने सेक्स भी किया हुआ था, ठीक है। अब बंदा लायबल नहीं है इस ऑफेंस में, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी बारीकी है।
दोबारा से दूसरी कंडीशन पर आ जाओ, लड़के ने वादा किया था लड़की को कि मैं तेरे से शादी कराऊंगा, ठीक है, लेकिन लड़के की इंटेंशन शुरू से ये थी कि मैं तो इसको झूठ बोल रहा हूँ शादी का, मैंने कौन सा करवानी है, मैंने तो बस सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, बाद में मैंने इसको छोड़ देना, ठीक है। अब दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है कि ब्रेकअप कैसे हो रहा है। एक तो हो रहा है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स अपना फायदा देखकर निकल रहा है, दूसरी सिचुएशन में क्या है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो उनका साथ में होता था, कंसेंचुअली होता था, लेकिन उसकी इंटेंशन वो नहीं थी छोड़ने की, उसकी इंटेंशन सच में शादी करवाने की थी। खैर कुछ अलग लड़ाइयां ऐसी होगी रिलेशनशिप में कि तोड़ना पड़ गया, तो जिसमें नियत लड़की की गंदी थी, गलत थी, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए थी, उसमें सेक्शन 69 एप्लीकेबल होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर थोड़ी सी गेम घूमेगी जब इसके ट्रायल्स कंडक्ट में, या फिर ट्रायल के दौरान एविडेंशियरी लॉ के ऊपर, एविडेंशियरी सब्सटेंस के ऊपर इसकी जजमेंट्स दे सकते हैं। तो ऐसे ही होगा या ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो ये पहले इसमें लॉ कैसे एग्जिस्ट करता था, अब इन्होंने कोडिफाई कर दिया। कैसे किया कि पहले ना ये जजमेंट्स की फॉर्म में था, 6 महीनों, कभी 6 महीनों में कोर्ट्स कह देती थी नहीं यार ये चीटिंग है, ये रेप के अंडर नहीं फॉल करेगा, क्योंकि रेप तो अपने आप में बड़ा हीनियस ऑफेंस है। कभी कभी कोर्ट्स इसको रेप की डेफिनेशन में डाल के इंटरप्रेट करती थी कि नहीं उसको रेप में ही डाल लो। फिर 6 महीने बाद लॉ होता था नहीं वो चीटिंग के अंदर सजा हुई, फिर 6 महीने बाद लॉ होता था नहीं रेप में सजा हुई। अलग अलग हाई कोर्ट्स, अलग अलग डिसीजन, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के भी। तो ये चलता ही रहता था। शुक्र है कि चलो सेटल तो किया, कहीं तो सेटल किया, पर है ये इतना भी अच्छा लॉ नहीं है मैं कहूंगा। सेक्शन 70 पर आ जाओ। गैंग रेप, where a woman is raped by one or more persons constituting a group, एक या एक से by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of common intention. Those persons shall be deemed to have committed or deemed to have committed the offense of rape, यानी कि वुमेन का रेप किया एक नहीं चाहे, वन और मोर पर्सन, अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन इस पे आ सकता है, आ भी जाएगा। वन और मोर पर्सन कह रहा है बेयर, क्या मतलब अगर एक बंदा भी रेप करके कर सकता है, इसका मतलब गैंग रेप, वो कैसे, समझ नहीं ना आई, आगे पढ़ो। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, क्या कि मतलब अगर 4 लोग गए इस नियत से कि रेप करना है, कर पाए कि नहीं पाए, लेकिन एक ने कर लिया, सारे के सारे लायबल होंगे गैंग रेप, चाहे उन्होंने नहीं भी किया फिर भी, बिकॉज the act occurred in the furtherance of common intention. आगे आ जाओ। Each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished. Minimum punishment कितनी? 20 साल। Maximum कितनी? Natural life. अब अगर यही सेम ऑफेंस 18 साल से छोटे वालों के साथ किया तो सिर्फ 2 सजाएं, या तो नेचुरल लाइफ तक लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो या फिर सजाए मौत, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं डेफिनेशंस। मैंने ना स्किप करवा दी थी क्योंकि वैसे भी वो इतनी जरूरी नहीं थी, लेकिन मुझे अब लगा कि 2-4 चीजें ना मिसिंग हो जाएंगी ऐसे, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले लोग लेटिन मैक्सिम, एक्टस में इनवाइट ऑफ एक्टस नॉन एज मेंस एक्टस, अर्थात एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। वेरी सिंपल, ये पहले भी करवा चुका हूं ये थिंग। आगे आ जाओ। एक्टस रियस इज दैट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट व्हिच द लॉ सीक्स टू प्रोहिबिट। एक्टस रियस क्या है? क्राइम के 2 इंग्रेडिएंट्स, मेंस रिया, एक्टस रिया, बुरी नियत और बुरा एक्ट, ठीक है। एक्टस रियस क्या है कि रिजल्ट है ह्यूमन कंडक्ट का विच बाय लॉ सीक्स टू प्रोहिबिट। कैनी ने कही है ये बात, एमसीक्यू में, यूजीसी में भी पूछ सकते हैं और जुडिशरी में पूछा गया है, ठीक है, तो लिख के रख लो, याद कर लो, रट लो। एक्टस नॉन फेसित रियम नसी मेंसित रिया, अर्थात एक्ट डज नॉट रेंडर अ माइंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अनलेस हिज माइंड render a person guilty, sorry, an act does not render a person guilty of an offense unless his mind is equally guilty. ये थ्योरी किसने बनाई थी? डेवलप हुई थी और अडॉप्ट करी थी कॉमन लॉ कोर्ट्स ने, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड विच इज एट द सेम टाइम। इसके पहले रुक जाओ जरा, सेक्शन डेफिनेशंस भी इस पेज की क्लियर करवा दूं साथ ही। आप आ जाओ क्लॉज 7 में डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन, बाकी जो मैं करा नहीं रहा वो मतलब खुद ही पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं। तो डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन में आ जाओ, कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। डूइंग एनीथिंग विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, ठीक है।
रॉन्गफुल गेन को याद कर लो और रॉन्गफुल लॉस को। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। ऑप्शन सी डी, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, यानी कि रॉन्गफुल गेन किया तो भी, रॉन्गफुल लॉस किया तो भी, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस किया तो भी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ट्रिक डाल के क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन रॉन्गफुल गेन और लॉस लिखा हो तो भी, रॉन्गफुल गेन एंड लिखा हो तो भी। आपने बेयर पर नहीं जाना कि और लिखा तो और पर ही अड़ गए, नहीं, और की जगह एंड भी है तो भी वो डिसऑनेस्टी के अंदर आ जाता है। अगले पेज पर आ जाओ। अगले पेज में थोड़ा सा बदलाव किया जेंडर की डेफिनेशन में। ठीक है, वेदर मेल और फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर ऐड कर दिया। ट्रांसजेंडर का क्या मीनिंग है, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, जो इस एक्ट में दिया हुआ है वही। ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, तगड़ी प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में। ठीक है, और इस पेज पे इलीगल की डेफिनेशन, इंजरी की डेफिनेशन पर आ जाओ। क्लॉज 14, बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, चारों को याद कर लो, क्वेश्चन में एमसीक्यू आ चुका है कि इंजरी का हार्म किसको होता है, बॉडी को भी हो सकता है, माइंड को भी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी चारों को। ठीक है, इलीगल की डेफिनेशन आ जाओ क्लॉज 15, या लीगली बाउंड की डेफिनेशन पे आ जाओ। इलीगल क्या है, ये इसके ऊपर भी एमसीक्यू जुडिशरी में पूछे गए हैं। ऑफेंस करते हैं वो इलीगल है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ की चीज करते हैं वो इलीगल है, सिविल एक्शन की ग्राउंड बन जाती है यहाँ पे वो इलीगल है। या फिर लीगली वांट टू डू था लेकिन उसका छोड़ना इलीगल था तो उसने छोड़ दिया, उस चीज को ओमिट किया, तो वो भी इलीगल है। या फिर कह लो वो लीगली वांट टू डू है। आगे आ जाओ, स्टार डाल के लिखो, एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड विच इज एट द सेम टाइम रिवोल्टिंग टू द मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड क्राइम। इसमें एस सेंटिमेंट्स का डाल दो, एस सोसाइटी का डाल दो, एस डेफिनेशन में देखोगे सेम टाइम का, एस 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 तो बोली किसने बाद, उसका नाम भी एस से शुरू हुआ, स्टीफन। ऐसे रट्टा मारना पड़ेगा, जो क्योंकि जो कहावतें हैं उनको रट्टा ही मारा जाता है, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता, उसने ये बंदे ने बात कही है कि उसने बात कही है, इसने कही है। ठीक है, तो वो तो ऐसे ही याद करनी है। शुक्र करो कि इस तरीके से भी मैं आपको रटवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि नल्लम कराइमन नल्ला पोएना सेने लीज, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, वेरी सिंपल। ये लिख के रख लो, क्वेश्चन इनमें से आ जाता है, बेयर बनता बढ़ता रह जाता है, लेकिन बाद में देखता है कि यार क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ऐसी चीजों से क्वेश्चन आता है। मेरे को कैसे बताएं ये चीजें, सिंघाल की किताबें, जैन की किताबें, परीक्षा मंथन की किताबें, एक एक एमसीक्यू को 10-10 बार पढ़ा मैंने, और उसके ऊपर इतनी रिसर्च की है ना, तो जाके मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि मेरा लेक्चर सुन के डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो मार्क्स देखना कितने सही आएंगे। चलो आगे आ जाओ। क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज ड्यू टू होल कम्युनिटी, ड्यू टू होल कम्युनिटी। किसने बात करी है, कही है सर विलियम ब्लैकस्टोन ने। ब्लैकस्टोन की एक बात याद रखना, जब भी इसने कोई बात की है उसमें वायलेशन वर्ड का जरूर एक्सप्रेशन दिया। एन एक्ट कमिटेड इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग कमांडिंग इज अ क्राइम, फॉरबिडिंग और कमांडिंग इज अ क्राइम। ठीक है, आगे आ जाओ, स्टार डाल के लिखो, अ क्राइम विच डजंट रिक्वायर इंटेंशन, रेकलेसनेस और इवन नेग्लिजेंस एज टू वन और मोर एलिमेंट्स इन एक्टस रियर इज नोन एज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। यानी कि उसमें इंटेंशन नहीं थी, क्राइम हो गया, मेरी इंटेंशन कोई नहीं, रेकलेसनेस थी, ठीक है, लापरवाही थी, और इवन नेग्लिजेंस भी नहीं थी, ठीक है, तो भी मेरे को सजा दे रहे हो, क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। कोई फेसिट एलियम पर से, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर ना आगे और थोड़ी रोशनी डालूंगा, फिलहाल आप ये करो, कोई फेसिट एलियम पर से, ही हु एक्ट्स टू द अनदर डज द एक्ट हिमसेल्फ। यानी कि विकेरियस लायबिलिटी का कांसेप्ट क्या है, कोई फेसिट एलियम पर से। ठीक है, कोई फेसिट एलियम पर से क्या है, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर, यानी कि उसने एक्ट किया लेकिन किसी और के थ्रू किया। ठीक है, इसका मतलब क्या, उसने खुद ही वो एक्ट किया। अगले पेज पर आ जाओ। अगले पेज पर भी कुछ खास मेरे पढ़ाने वाला तो नहीं है, लेकिन मंथ और ईयर की डेफिनेशन पे आ जाओ, इस पे आज के टाइम पर क्वेश्चन बन सकता है, तगड़ी प्रोबेबिलिटी है। क्यों, क्योंकि आईपीसी कहती थी कि मंथ और ईयर क्या है, वो है जो ब्रिटिश कैलेंडर के एज पर है, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है, मंथ और ईयर वो है जो एज पर ग्रिगोरियन कैलेंडर है। तो क्वेश्चन आएगा कि मंथ और ईयर इन भारतीय न्याय संहिता इज एज पर व्हाट, एज पर अमेरिकन कैलेंडर, ऑस्ट्रेलियन कैलेंडर, ब्रिटिश कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर। ऑप्शन इज ग्रिगोरियन कैलेंडर। चलो उसके बाद आगे, इन ऑर्डर, आगे लिख लो पेंसिल से, लॉर्ड डेनी की कहावत, क्या कहा उन्होंने, इन ऑर्डर दैट एक्ट शुड बी पनिशेबल इट मस्ट बी। अच्छा, ये कहावतों के साथ ना बड़ी फैंटेसी रहती है यूजीसी वालों की और जुडिशरी वालों की भी, खास करके, पर यूजीसी वालों की ज्यादातर, वो कहावतें बहुत पूछने के शौकीन है, तो ये कहावतें सारी रट लो, कोई भी पूछ सकता है।
इन ऑर्डर दैट एक्ट शुड बी पनिशेबल इट मस्ट बी मॉरली ब्लेम वर्दी। अब मॉरल इट मस्ट बी अ सिन, जो मॉरल्स की बात करता है, जो सिन की बात करता है, वो आदमी तो लॉर्ड ही हुआ ना। तो अर्थात ये बात किसने कही है? लॉर्ड डेनिंग ने कही है। ठीक है, इस तरीके से देखा, रट्टा बजवा दिया आपका कितनी आसानी से। कहावतों का तो फिर ऐसे ही है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कंसेप्ट पर आ जाओ। व्हेन डिफेंडेंट या फिर अक्यूज कह लो इज लाइबल फॉर द पनिशमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही वाज नेग्लिजेंट और नॉट। ठीक है, मतलब उसकी गलती थी कि नहीं थी, फिर भी उसको सजा मिल रही है, तो वो कौन हुआ? वो स्ट्रिक्टली लाइबल हुआ। लैंडमार्क केस क्या है? रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। ठीक है, जबकि व्हेन एक्ट इज नॉट डन विद गिल्टी इंटेंशन, ठीक है ना, जैसे पहले बताया। अब विकैरियस लाइबिलिटी का जैसे बता दिया, कोई फिजिकलियम पर से ही डज नॉट डू थ्रू हिमसेल्फ, who d- one who does the act through others does the act by himself। अब इसकी उदाहरण क्या है? एजेंट सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट, मास्टर सर्वेंट वगैरह लाइबिलिटी। कि मतलब एजेंट ने गलती करी तो प्रिंसिपल को सजा, सर्वेंट ने गलती करी तो मास्टर को सजा। कंडीशन क्या है? जैसे कि प्राइम जॉब कर रहा हो एंड विद इन हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉय जब अपनी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कर रहा है, आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया, ठीक है, तो नहीं सजा, क्योंकि वो खुद लायबल हो गया। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया, और किया कैसे? प्राइम जॉब, अपनी जॉब का ही काम कर रहा था, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही कर रहा था, उसके दायरे में कर रहा था, उसके दौरान कर रहा था। तो इसकी उदाहरण कहाँ दी हुई है? पुरानी आईपीसी में दी थी, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन का सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 3 क्लॉज 5 भारतीय न्याय संहिता में क्या दिया है? वैगेरियस लायबिलिटी की उदाहरण। सेक्शन 190 जो कि पहले सेक्शन 149 था, कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो अब 190 में वैगेरियस लायबिलिटी है। 154 पर आ जाओ, वो अब 193 हो गया, 193 क्लॉज 1। ठीक है, यहाँ वैगेरियस लायबिलिटी की उदाहरण दी हुई है। आगे लिख लो, भारतीय न्याय संहिता वेयर मेंस रे आर नॉट एसेंशियल, सेक्शन 82 हो गया। भारतीय न्याय संहिता में कौन से ऐसे हैं ऑफेंसेस जहां पे क्रिमिनल इंटेंशन की जरूरत नहीं है? सेक्शन 82 बाइगैमी हो गया, सेक्शन 137 किडनैपिंग हो गया, अबडक्शन हो गया, सेक्शन 138 178 काउंटरफीटिंग हो गया, पब्लिक न्यूइसेंस के केसेस। यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन की जरूरत ऐसा सच नहीं है, लेकिन फिर भी क्राइम वो हैं। ठीक है, ये लिख लो, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे ही। पब्लिक न्यूइसेंस के लिए क्रिमिनल इंटेंट की जरूरत नहीं होती, किडनैपिंग के लिए भी नहीं होती। कभी कभी बंदा लव में भी तो लड़की उठा के भाग जाता है, ठीक है ना, बाइगैमी में भी नहीं होती। ठीक है, अदर केसेस जो भारतीय न्याय संहिता के अलावा हैं लेकिन मेंसरिया की जरूरत नहीं है, फिर भी बंदा लायबल है। नशों के केस, बंदा तो एडिक्ट है, नशा नहीं करेगा तो क्या करेगा? एमएससीटी के केस, मोटर व्हीकल वाले केस, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज है तो भी इसमें डाल दो। यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। थैंक यू।